तो इसमें देखिए क्या है, Na2CO3.10H2O। तो Na2CO3.10H2O क्या है? तो ये सोडियम कार्बोनेट है, जिसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज निर्माण में करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट जो है क्षारीय होता है और पानी की कठोरता को हटाता है। और Na2CO3.10H2O को वॉशिंग सोडा कहते हैं। और जितने भी प्रकार के सोडा होते हैं सभी सोडा क्षारीय होते हैं। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca(OH)2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे सेलेक्ट लाइम कहते हैं और यह बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसे Ca(OCl) भी लिख सकते हैं, या फिर CaOCl2 भी लिख सकते हैं, CaOCl2 भी लिख सकते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम ऑफ वाटर भी कहते हैं। लाइम ऑफ वाटर किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो एंटासिड है और यह एक दुर्बल क्षार है। और जब मधुमक्खी का डंक लगता है तो वहाँ पर, जहाँ पर डंक मारता है वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 दिया जाता है। तो क्योंकि यह दुर्बल क्षार है तो यह दर्द और पीड़ा को कम करता है। तो मधुमक्खी मारता है। और दूध को यदि जो फाड़ना हो, दूध को फाड़ना हो तो भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा का भी कहते हैं, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा भी इसको कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के। और इसका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकरी उद्योग में भी होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकरी उद्योग में भी होता है और यह भी क्षारीय होता है। सभी प्रकार के सोडा क्षारीय होता है, इसलिए यह भी क्या है? क्षारीय। दुर्बल क्षार है मतलब क्षारीय है। अब है कि अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक देखिए क्या है कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, तो कोई भी वस्तु जितना सघन रहेगा उसका अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा। तो अपवर्तनांक है जो सघनता सघन का ज़्यादा होता है और विरल का कम होता है। अपवर्तनांक जो है सघन का ज़्यादा होगा और विरल का कम होगा, क्योंकि अपवर्तनांक सघनता पर निर्भर करता है। सघन का ज़्यादा होगा और विरल का कम होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं अपवर्तनांक जो है समानुपाती होता है सघनता के समानुपाती होता है अपवर्तनांक। जितना सघन होगा उतना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा। अब आपको जानना है मानव नेत्र दोष के बारे में और उसके उपचार और कारण, इसका पूरा डिटेल से। तो पूरा डिटेल से जानना है तब देखिए क्या है इसमें कि लिखना है एक तरफ आपको मानव नेत्र दोष। तो एक तरफ लिखना है मानव नेत्र दोष, मानव नेत्र दोष। एक तरफ मानव नेत्र दोष लिखिए, उसके बाद लिखना है इसका कारण फिर लिखना है इसका उपचार और फिर लिखना है आपको
इसका तथ्य मतलब कुछ इससे रिलेटेड तथ्य लिखना है। तब देखिए क्या है कि मानव नेत्र दोष, जैसे कि किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है, मान लिया जाए निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जब होगा तो क्या होगा कि उसका लेंस जो है मोटा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि लेंस मोटा हो जाता है, और इसका उपचार क्या है तो अवतल लेंस, मतलब अवतल लेंस का चश्मा पहनकर निकट दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में कि निकट वाला साफ साफ दिखता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का वस्तु स्पष्ट दिखता है तथा दूर वाला स्पष्ट नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है निकट का वस्तु स्पष्ट दिखता है और दूर वाला नहीं दिखता है। और इसमें क्या होता है ना कि प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनता है। प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि निकट का स्पष्ट दिखता है, दूर का नहीं, और प्रतिबिंब है जो रेटिना से पहले बनता है। अगला है जैसे कि आपका दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस पतला हो जाता है। दूरदृष्टि दोष में लेंस पतला हो जाता है और इसका उपचार है उत्तल लेंस का चश्मा पहनकर दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि दूर का दिखता है, दूरदृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट दिखता है और तथा निकट का नहीं दिखता है, निकट का स्पष्ट नहीं दिखता। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब इसमें क्या होता है कि रेटिना के बाद बनता है। प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बनता है कह सकते हैं, या फिर पीछे बनता है। प्रतिबिंब है जो कि रेटिना के पीछे बनता है कह सकते हैं, या फिर बाद बनता है। अब जैसे है आपका अगला कि जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष जो है जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें जो सिलियरी मांसपेशी है वह कमजोर हो जाता है। तो क्या होगा इसमें है कि सिलियरी मांसपेशी कमजोर हो जाता है। और इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार है जो कि बाइफोकल लेंस, मतलब इसमें सिलियरी मांसपेशी कमजोर हो जाता है। और इसका उपचार में हम लोग किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। और बाइफोकल लेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर अवतल लेंस लगा रहता है और नीचे उत्तल लेंस लगा रहता है। बाइफोकल प्रकार का जो लेंस बनता है, चश्मा बनता है, बाइफोकल लेंस वाला जो चश्मा बनता है उसमें ऊपर अवतल होता है और नीचे उत्तल होता है। इसमें निकट और दूर दोनों नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है कि निकट और दूर दोनों नहीं दिखता है। अब है अगला कि आपका अबिंदुकता। तो अबिंदुकता जो है अबिंदुकता में क्या होता है कि कॉर्निया ठीक से
गोलाकार कॉर्निया का ठीक से गोलाकार ना होना। अबिंदुकता में क्या होता है कि कॉर्निया जो है आँख में, कॉर्निया जो आँख में है वो मतलब ठीक से गोलाकार नहीं होता है, ठीक से गोलाकार नहीं होता है। कॉर्निया है जो कि ठीक से गोलाकार नहीं होता अबिंदुकता में, और इसको ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक साथ नहीं दिखता। इसमें क्या होगा कि इसमें जब अबिंदुकता हो जाएगा तो इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो है एक साथ नहीं दिख पाएगा, एक साथ नहीं दिखता है। अब है आपका जैसे मोतियाबिंद अगला। तो मोतियाबिंद यदि जो किसी को हो जाएगा, मोतियाबिंद हुआ, तो मोतियाबिंद होगा तो इसमें क्या होगा कि लेंस के ऊपर मतलब नेत्र वाला जो लेंस होता है, नेत्र लेंस के ऊपर अपारदर्शक 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 कोशिका का अपारदर्शक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, अपारदर्शक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, अपारदर्शक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। तो इसको मतलब ठीक करने के लिए सीधा कुछ नहीं उपचार है, सीधा है कि ऑपरेशन करना पड़ता है। और इसमें क्या होगा कि अबिंदुकता जो है यह मतलब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होता है। ये जो अबिंदुकता है यह अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होता है, अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होता है। अब देखिए एक और है वर्णांधता। तो वर्णांधता जो है, वर्णांधता जो है यह होता है एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण। वर्णांधता जो होता है एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है वर्णांधता। इसका इलाज जो है, उपचार जो है संभव नहीं है, इसका उपचार जो है संभव नहीं, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। और यह इसमें क्या होता है कि आँख में किसी खास रंग की शंकु आँख में किसी खास रंग की शंकु जो है शंकु कोशिका, आँख में किसी का खास रंग की शंकु कोशिका की कमी के कारण होता है, शंकु कोशिका की कमी के कारण होता है। किसी खास रंग का ना दिखना, मतलब सीधा हम लोग कह सकते हैं कि किसी खास रंग का ना दिखना, सीधा कह सकते हैं कि किसी खास रंग का ना दिखना वर्णांधता में होता है। अब है कि किसी खास रंग का ना दिखना। अब है कि आपको जानना है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में देखिए क्या है कि अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब मतलब उत्तल दर्पण देखिए क्या है कि अवतल लेंस में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण जो है इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए
उत्तल दर्पण में क्या होता है, भी है जो कि भी जो भी आता है आभासी उत्तल दर्पण में भी जो वस्तु दूरी होता है, भी प्रतिबिंब दूरी होता है, यू जो होता है वस्तु दूरी। तो यू तो हमेशा लेंस हो या दर्पण हो हमेशा निगेटिव माना जाता है, लेकिन बात है कि भी जो है अवतल दर्पण में निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी है जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल अवतल लेंस अवतल दर्पण में भी निगेटिव होता है। यहाँ पर पूरा क्लियर कर देते हैं कि जैसे अवतल दर्पण जो है, तो अवतल दर्पण में भी है जो कि निगेटिव होगा। कब वास्तविक आएगा तब, मतलब ऐसे भी अधिकांश बार वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसलिए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए भी जो होगा निगेटिव होगा। और उत्तल दर्पण में अधिकांश बार आपका जो है, अधिकांश बार की उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव प्रतिबिंब बनता है, इसलिए भी है जो कि अथी आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब काल्पनिक बनता है, इसलिए हम हमेशा उसमें भी है जो कि पॉजिटिव होगा। और अवतल लेंस जो है इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब है कि इसमें निगेटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा भी। और इसमें उत्तल जो जो ये अवतल लेंस हुआ, और इसमें है कि उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें भी है जो कि पॉजिटिव होगा। अब है जो कि आवर्धन। तो आवर्धन देखिए क्या होता है कि आवर्धन तो एक होता है दर्पण का आवर्धन, एक होता है लेंस का। तो आवर्धन एक होता है दर्पण का। तो दर्पण का आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होगा, तो -v/u होगा, -v/u होगा। और यही यदि जो लेंस का आवर्धन पूछे, लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर लिखेंगे तो v/u होगा। दर्पण का आवर्धन होगा -v/u और लेंस का होगा v/u। अब है जो कि आपको इधर जानना है कि नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम देखिए क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है दो भाग में होता है। नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है कितने भाग में होगा, तो दो भाग में होगा, एक ऐसे एक इधर। तो एक होता है जो कि CNS होता है, मतलब सेंटर नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS होता है, एक CNS होता है, मतलब उसको कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS के मतलब क्या हुआ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और CNS के मतलब हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो भाग में बटा होता है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड। और ये जो PNS जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ये है जो कि दो भाग में बटा होता है। तो एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस मतलब पेरिफेरल नर्व्स होता है। और एक होता है गैंग्लिया या गैंग्लिया होगा। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो भाग में बटा होता है, दो भाग में। तो एक आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रेनियल नर्व, क्या क्या होगा, क्रेनियल नर्व्स होगा।
नर्व्स होगा, नर्व्स नहीं, नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होगा और एक होगा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। अब क्या है कि ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक जो क्या है, तो ऑटोनोमिक पूछेगा कि ऑटोनोमिक में कौन कौन अंग आते हैं। ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक में कौन कौन अंग आते हैं, तो ऑटोनोमिक का मतलब क्या हुआ, ऑटोनोमिक का मतलब हो जाएगा क्या, आंतरिक अंग, आंतरिक अंग। तो आंतरिक अंग में कौन कौन आएंगे, ऑटोनोमिक का मतलब क्या हुआ, आंतरिक अंग। तो आंतरिक अंग में कौन कौन आएंगे, तो लंग्स आएंगे और हार्ट आएंगे। ऑटोनोमिक मतलब आंतरिक अंग, आंतरिक अंग के बारे में पूछ रहा है, तो आंतरिक अंग कौन कौन होगा, तो लंग्स होगा और हार्ट होगा। अब आपको जानना है कि आगे कि चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा, लोहे का बुरादा छिड़कने पर, लोहे का बुरादा छिड़कने पर क्या होगा, तो चुंबकीय, लोहे, चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़कने पर क्या होगा, तो लोहे का बुरादा चुंबक के चारों ओर छिड़कने पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पैटर्न बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पैटर्न बनाएगा। अगर जो चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़क दें तो क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पैटर्न बनाएगा। अब है आपको जानना आगे, उसके लिए तो मिटाना पड़ेगा। तो अब जानना है, पहला नंबर आपको ये ध्यान देना है कि अवतल, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस, दोनों में क्या होता है, फोकस जो है, दोनों में फोकस जो है निगेटिव होता है। ठीक, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी निगेटिव होगा। और अगला जानना है कि उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होता है अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों का फोकस निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस पॉजिटिव होगा। अवतल कह रहा है तो लेंस हो या दर्पण फोकस निगेटिव, और उत्तल कह रहा है तो लेंस हो या दर्पण पॉजिटिव होगा। अवतल आ पहले आता है तो ऊ बाद में आता है, तो आ पहले आता है इसलिए आ का मान मतलब आ छोटा होगा, ऊ बड़ा होगा। तो माइनस है जो छोटा होता है किसी चीज को छोटा करता है, प्लस है जो कि बड़ा करता है। तो अवतल कह रहा है इसलिए फोकस निगेटिव, और उत्तल कह रहा है वो बड़ा है मतलब वो बड़ा करेगा तो फोकस पॉजिटिव, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। अब जानना है कि यू जो है, यू जो है ने, यू मतलब क्या है, वस्तु दूरी है। तो यू जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, बल्कि दर्पण हो या लेंस हो, यू जो है, यू क्या है, तो वस्तु दूरी है तो हमेशा निगेटिव होता है, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। अब आपको जानना है कि जैसे अवतल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण, और एक तरफ दिया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है एक तरफ उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है।
तो U तो है जो कि दोनों में माइनस ही होगा, U है जो कि दोनों में माइनस होगा, मतलब निगेटिव होगा। और फोकस जो है, फोकस दूरी जो है अवतल में क्या निगेटिव होगा, और उत्तल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन भी जो है अवतल दर्पण में क्या होगा कि जब भी क्या रहता है, प्रतिबिंब दूरी रहता है, आयु होता है जो वस्तु दूरी, तो भी प्रतिबिंब दूरी होता है और यू वस्तु दूरी। तो भी यानी कि प्रतिबिंब दूरी जब वास्तविक आए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बने तब माइनस होगा भी, मतलब प्रतिबिंब दूरी माइनस में आएगा। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी है जो कि पॉजिटिव होगा। ये अवतल दर्पण के कहानी है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि भी जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसमें, इसलिए भी है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। अब है जो कि लेंस के बारे में करना है, ये तो दर्पण के बारे में हुआ। अब यही हम लोग करते हैं यदि जो लेंस के बारे में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तो देखिए, अवतल लेंस और उत्तल लेंस अगर जो अब लेंस करते हैं तो यू है जो कि हमेशा माइनस में होगा, जब चाहे लेंस हो या दर्पण हो, अब बल्कि कोई भी लेंस हो या कोई भी दर्पण हो। फोकस जो है इसमें क्या है, लेंस हो या दर्पण हो, तो लेंस हो या दर्पण हो तो वही नियम कि अवतल है तो फोकस माइनस होगा और उत्तल है तो फोकस प्लस होगा, चाहे लेंस हो या दर्पण हो। लेकिन भी अगर जो कहेगा तो लेंस में भी है जो कि लेंस में जो है भी उल्टा हो जाएगा, भी लेंस में उल्टा हो जाएगा, मतलब कहेंगे कि यदि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेंस में, तब इसका मतलब साइन जो है भी आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और यदि जो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो इसमें क्या है कि भी जो है निगेटिव आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी है जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और काल्पनिक यानी कि आभासी बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा। और यही यदि जो उत्तल लेंस में आते हैं तो उत्तल लेंस में आएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है उत्तल लेंस में क्या होगा कि भी है जो कि उत्तल लेंस में क्या होगा, हमेशा आभासी बनेगा। आभासी कह सकते हैं यानी कि काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, इसलिए इसमें क्या है कि माइनस होगा भी। और दर्पण में क्या था, प्लस होता था, लेकिन इसमें माइनस होगा। अब यदि जो पूछे दर्पण सूत्र, तो देखिए दर्पण सूत्र जो है क्या होता है, दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यही लेंस सूत्र पूछेगा, लेंस सूत्र तो इसमें होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस सूत्र में। अब यदि जो आवर्धन पूछेगा तो आवर्धन आपका हो जाएगा, आवर्धन दर्पण में पहले, तो दर्पण में आवर्धन हो जाएगा -v/u, और लेंस में आवर्धन हो जाएगा v/u। तो ये सब कहानी था। अब जानना है कि धारा या फिर आवेश, तो धारा या आवेश क्या होता है, तो धारा या फिर आवेश, धारा या आवेश, तो धारा या आवेश जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है स्थिर, एक होता है गतिशील। एक होगा स्थिर, दूसरा होगा गतिशील।
तो स्थिर स्थिर धारा जो होता है वो किस में होगा, तो स्थिर धारा जो होगा वो विद्युतीय, उसमें केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा। स्थिर धारा जो रहेगा उसमें केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा स्थिर धारा में। धारा को हो या आवेश को हो, तो धारा या आवेश जो है दो प्रकार के होता है, एक स्थिर एगो गतिशील। तो स्थिर जो रहेगा उसमें केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा, लेकिन गतिशील जो रहेगा, गतिशील धारा, उसमें विद्युतीय क्षेत्र भी होगा, विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। गति का नियम कौन दिए थे, तो गति का नियम न्यूटन दिए थे, न्यूटन। लेकिन यही पूछेगा कि गति का सूत्र कौन दिए थे, तो गति का सूत्र जो है, गति का सूत्र गैलीलियो दिए थे, गैलीलियो। लेकिन नियम कहेगा तो न्यूटन और सूत्र कहेगा तो गैलीलियो। अब है कि आगे कि आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण है जो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ना कि अपवर्तन कोण के। मतलब आपतन कोण जो है ना प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ना कि अपवर्तन कोण के। अपवर्तन कोण के मतलब ओवरऑल कहना है कि आप यदि जो कहेगा कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। यदि जो ऑप्शन में अपवर्तन कोण भी दिया रहे तो अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जैसे जो होता है वह प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ना कि अपवर्तन कोण के। अपवर्तन कोण के कहना गलत होगा। अब है कि प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल क्या है, सघन में कम होगा। प्रकाश की चाल जो है सघन में कम होगा, विरल में ज्यादा होगा। अब आपतित या फिर अपवर्तित या अभिलंब, ये तीनों जो है क्या है, एक ही सतह में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित 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 परावर्तित परावर्तित आपतित परावर्तित आपतित भी परावर्तित और अपवर्तित या फिर अभिलंब ये सभी है जो कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण या और अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होता है, सभी एक तल में होता है, सभी एक तल में होता है। मतलब कह सकते हैं एक बिंदु पर होता है, एक बिंदु पर होता है। मतलब कह सकते हैं एक बिंदु पर होता है, ये सभी एक तल में होता है, मतलब कह सकते हैं एक बिंदु पर होता है। अपवर्तन आपतित, अपवर्तित और अभिलंब ये सभी एक तल में होता है, मतलब कह सकते हैं एक बिंदु पर होता है। अपवर्तन का नियम, तो अपवर्तन का नियम अपवर्तन का नियम जो है ये अपवर्तन का नियम जिसको म्यू से सूचित किया जाता है। अपवर्तन का नियम मतलब अपवर्तन को किससे सूचित किया जाता है, तो म्यू से सूचित किया जाता है। और अपवर्तन का नियम कौन दिए थे, तो स्नेल दिए थे। अपवर्तन का नियम कौन दिए थे, तो स्नेल दिए थे। अपवर्तन को सूचित किया जाता है म्यू से, तो अपवर्तन का नियम यानी कि म्यू बराबर होता है sin I बटा sin R।
साइन आई बटा साइन आर होता है। और इसमें क्या है कि बै आ नी हपी नाला जो है, बै आ नी हपी नाला तो बैगनी, आसमानी, नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार मतलब चलने पर केवल तरंगदैर्घ्य लेमडा यानी कि तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी घटता है। बाद बाकी कुछ भी हो, बाद बाकी कुछ भी हो घटता है। अब है स्वच्छ ज्वाला। तो स्वच्छ ज्वाला जो है, तो आपका स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न किससे होगा? तो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होने के लिए स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न, तो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न जब होगा तो आपको नीला रंग की रोशनी दिखाई देगा, नीला प्रकाश दिखाई देगा, नीला रंग की रोशनी दिखाई देगा जब स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होगा तो। और उसमें क्या होगा कि अधिक ऊष्मा रहेगा, मतलब अधिक गर्म लगेगा। जब स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होगा तो अधिक ऊष्मा रहेगा, मतलब अधिक गर्म लगेगा। और उसमें कम प्रदूषण उत्पन्न होगा, कम प्रदूषण उत्पन्न होगा। और क्या होता है कि ये जो होता है किसमें होता है? तो केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आ जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका आ जाएगा मीथेन आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, मीथेन होगा CH4, मीथेन होगा CH4, ब्यूटेन होगा C4H10, मीथेन होगा CH4 और ब्यूटेन होगा C4H10। तो मीथेन CH4, ब्यूटेन C4H10। तो जो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होता है वह उसका कलर कैसा होता है? तो नीला कलर का प्रकाश होता है, अधिक ऊष्मा उससे उत्पन्न होता है और कम प्रदूषित होता है। और ये स्वच्छ ज्वाला किससे उत्पन्न होगा? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा तभी स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होगा। तो उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आ सकता है? तो मीथेन, ब्यूटेन। और इसमें क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कैसा बॉन्ड बनाएगा? तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है। अब जानना है कि असंतृप्त के बारे में। तो असंतृप्त जो रहेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो रहेगा यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर पीला रोशनी निकलेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो पीला रोशनी निकलेगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण में कार्बन मोनोऑक्साइड CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और इससे प्रदूषण भी अधिक निकलेगा, और इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, लेकिन संतृप्त में केवल सिंगल बॉन्ड बनता है। अब है कि गर्भ का विकास कहाँ होता है? तो ये देखिए मीथेन जो है कहाँ, मीथेन आपको CNG में मिल जाएगा। मीथेन CH4 जो है किसका घटक है? तो CNG का घटक है मीथेन। और ब्यूटेन जो है C4H10 या LPG का घटक है। अब है कि गर्भ का विकास कहाँ होता है? तो गर्भ का विकास गर्भाशय में होता है। गर्भ का विकास गर्भाशय में होता है। गर्भ का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। अब जानना है कि थॉमसन के बारे में जानना है। तो देखिए थॉमसन जो है,
थॉमसन ने प्लम पुडिंग सिद्धांत दिए थे। थॉमसन जो थे प्लम पुडिंग सिद्धांत दिए थे और किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो तरबूज कह सकते हैं, तरबूजा परी। प्लम पुडिंग जो थे सिद्धांत कौन दिए थे, तो थॉमसन, और किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किए, तो तरबूजा परी। और नील्स बोर जो है, नील्स बोर जो है यह ग्रहीय मॉडल दिए थे। ग्रहीय मॉडल पूछेगा कौन दिए थे, तो नील्स बोर जो थे ग्रहीय मॉडल दिए थे। और मेंडलीव जो थे आवर्त सारणी दिए थे। मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में बताएं। आवर्त सारणी के बारे में कौन बताएं, तो मेंडलीव। और यही पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कौन बताएं, तो मोसले जो थे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताएं, मोसले। और ये जो मेंडलीव जो थे ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, मतलब बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे मेंडलीव, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और मोसले जो थे आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे और ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे। बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे मोसले। अब है कि अंडाशय मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। अंडाशय जो किसको नियंत्रित करता है, तो मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। अंडाशय मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म को कौन नियंत्रित करता है, तो अंडाशय है जो कि मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या निषेचन होता है, और निषेचन किसका होता है, तो किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। फैलोपियन ट्यूब में जिसको अंडवाहिका नली कहते हैं, इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन होता है तो इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब मानव हो या स्तनधारी हो, स्तनधारी जो बच्चा देता है, मानव हो या स्तनधारी जो बच्चा देता है, ये सभी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। मानव हो या स्तनधारी हो, सभी में अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। और समसूत्री विभाजन होता है वहाँ पर जहाँ पर कटा छटा रहता है, घाव को भरने के लिए या फिर शरीर के वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन होता है। या फिर मानव या फिर स्तनधारी हो जो बच्चा देता है, वो सबको स्तनधारी कहते हैं। तो ये सब में मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब है देखिए समसूत्री विभाजन, ये भी देखिए दिया हुआ है। समसूत्री विभाजन क्या है, तो समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन आपका होगा शरीर के वृद्धि में या फिर घाव भरने के लिए, घाव या कटा छटा हो उसे भरने के लिए समसूत्री विभाजन होता है। आप जानना है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के बारे में। तो कैटाबोलिज्म जो है, कैटाबोलिज्म जो है जटिल से सरल। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जटिल से सरल में किसी चीज का टूटना। कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जटिल से सरल में टूटता है और इसी प्रक्रिया के द्वारा पाचन होता है। पाचन में क्या होता है, हम लोग जो भी खाते हैं जटिल के रूप में वह रहता है जो भी खाते हैं, और वह अंदर में सरल में टूट जाता है और पाचन हो जाता है।
तो कैटाबोलिज्म में होता है कि जटिल से सरल में टूटना, और इसी प्रक्रिया के कैटाबोलिज्म प्रक्रिया को ही हम लोग के द्वारा ही पाचन होता है। तो कैटाबोलिज्म में होता है जटिल से सरल में टूटना। तो पूछेगा कि पाचन किस प्रक्रिया में होता है, तो कैटाबोलिज्म में। और कैटाबोलिज्म में क्या होता है, तो जटिल से सरल में टूटता है। अब एनाबोलिज्म है, तो एनाबोलिज्म जो है, एनाबोलिज्म, तो एनाबोलिज्म में क्या होता है कि सरल से जटिल में, सरल से जटिल बनना। एनाबोलिज्म क्या होता है कि सरल से जटिल बनना। तो एनाबोलिज्म के द्वारा क्या होता है, हमारा शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है एनाबोलिज्म के द्वारा, क्योंकि इसमें सरल से जटिल बनता है। अब है अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन जो है, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, तो इसमें मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक भाग लेगा। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक भाग लेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक। अलैंगिक प्रजनन में मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक भाग लेगा। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन, तो लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, दोनों भाग लेता है। लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में केवल मेल या फिर केवल फीमेल भाग लेगा। मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक भाग लेगा अलैंगिक में, और मेल और फीमेल दोनों लैंगिक में। पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक है। पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी का अपमार्जक, अपमार्जक कौन है, तो जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं।